बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। दुनिया की बदलती हुई सिफारती बसात पर आज एक ऐसा मंजर उभर रहा है जिसने पाकिस्तान को एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बना दिया है। कतर और पाकिस्तान की मुश्तरका सालसी में होने वाले लूसन सरबराही इजलास के अख्ताम पर ईरान और अमरीका के दरमियान जारी सिफारती अमल में अहम पेशरफ्त सामने आई, जहां फ़रीक़ैन ने आइंदा 60 रोज के अंदर एक जामे मुआहदे तक पहुंचने के लिए बाकायदा रोड मैप पर इत्तफाक कर लिया। एलामी के मुताबिक फ़रीक़ैन ने एक हाई लेवल कमेटी तश्कील देने पर भी इत्तफाक किया है जो कि पूरे मुज़ाकराती अमल की सियासी निगरानी करेगी। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, उन्होंने कहा कि मैं अमरीका और ईरान दोनों की क़यादत को तामीरी मुज़ाकरात के लिए उनके मुसलसल अज़्म पर खराजी तहसीन पेश करता हूँ और तमाम बिरादर और दोस्त ममालिक का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं खुसूसी तौर पर बिरादर ममालिक कतर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिसने उन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए साजगार माहौल पैदा करने में निहायत अहम किरदार अदा किया। सवाल यह है कि क्या ये सिफारती कामयाबियां पाकिस्तान की आलमी हैसियत को एक नई बुलंदी तक ले जा रही हैं? ईरानी सदर का इन हालात में पाकिस्तान का दौरा भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त समझी जा रही है। जरा ये बताते हैं कि ईरानी सदर कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दूसरी जानिब मुल्क की सियासत में भी अहम पेशरफ्त देखने को मिली। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश के बाद तहरीक इंसाफ कशमकश का शिकार दिखाई दे रही है। क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बढ़ती हुई दूरियां कुर्बतों में बदलने जा रही हैं? क्या मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाएगा या महाजराई की सियासत जारी रखी जाएगी? साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बजट के दौरान अपनी ही हुकूमत पर तनकीद की और वसाइल की तकसीम और तरक्याती तरजीहात पर सवालात उठाए। ईवान से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि असम्बली एक कानून साजी इदारा है, मगर कानून साजी के असरात आम आदमी तक मुंतकिल नहीं। आज इन्हीं तमाम अहम टॉपिक्स पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ईसा राना साहब, सोले जाफर साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे। ब्रिगेडियर साहब, जेडी वेंस के हवाले से जब हम लोग बात करते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, तो एक सवाल के जवाब में ये यूं कह लीजिए कि गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि अगर फील्ड मार्शल की हिकमत अमली ना होती तो शायद हम यहाँ ना होते। उन्होंने खुद को एक बेहतरीन सिफारतकार के तौर पर भी साबित किया है। यहाँ पर हम जब भी बात करेंगे ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से, तो डेफिनेट सी बात है हम सिविल मिलिट्री क़यादत दोनों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ऐसा फोरम कि जहां पर बराह रास्त जेडी वेंस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की नुमाइंदगी करते हुए, अपने पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए नजर आए। वहां पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के लिए इस किस्म के अल्फाज का चुनाव, इस किस्म के अल्फाज का इंतखाब पाकिस्तान की अपनी डिप्लोमेटिकली कितनी बड़ी अचीवमेंट है, और फिर दूसरा ये भी कि आप इसको एक ऐसे फोरम पर दीगर क्या कहते हैं लोगों के सामने, सरबराहान के सामने कितना बड़ा जो है ना वो अचीवमेंट तस्वर करते हैं। देखिए, बात यह है कि फील्ड मार्शल रियासत मुनीर ने ऑनेस्टली जिस तरीके से ये पीस मेकिंग का अमल किया है और सालिश का किरदार अदा किया, और आपके सामने उन्होंने बहुत खुलूस दिल से, खुलूस नीयत से, सिंसेरिटी से he won the hearts and minds of President Trump and ईरानी लीडरशिप की। जहां भी कई स्टेटमेंट हुआ उसके अंदर उन्होंने पूरा कभी पीछे नहीं हटे, he never left behind, लेके चले आगे, दिन रात बात की, खुद गए ईरान, वहां जाके मुसव्वदा तैयार किया और उसके बाद वापस आए और फाइनली उन्होंने फिर इसको ये दोनों से अप्रूव हुआ, ये जेनेवा में जाके, और वहां पर उसके सिग्नेचर भी डिजिटल हो गए। इसके बाद भी थ्रूआउट उनकी जो कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल में वो कारनामा फील्ड मार्शल ने इस मुसव्वदे को तैयार करने में और उसके बाद दोनों को बिठाने में 47 ईयर के दुश्मन को ला के एक छत के नीचे बिठा दिया। उसके बाद जिस तरीके प्रेसिडेंट ट्रम्प ट्रस्ट करते हैं हमारे फील्ड मार्शल पे, इट्स अ बिग थिंग। और फिर उसके बाद जिस तरीके से दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, यहाँ पर कितने दुनिया के जर्नलिस्ट आए पाकिस्तान में, जब यहाँ पर इकट्ठे ये हुए, सॉफ्ट इमेज गया। फिर अभी जेनेवा में आप ये देखें कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने किस तरीके से कहा कि आई लव पाकिस्तान। हाँ जी, हाँ जी। Without the support of Field Marshal, it was not possible. He said he is not only a field Sipa Salar, but he is the best of Safarat also.
हाँ, अच्छा एक मिनट ब्रिगेडियर साहब, मुझे जरा ये बताइएगा, क्योंकि आपका इस फील्ड से ताल्लुक रहा है। हमारे जो फील्ड मार्शल वहां पर गए तो इन मुज़ाकरात के दौरान वो सिविल कपड़ों में मलबूस थे, वो अपनी यूनिफॉर्म में मौजूद नहीं थे। तो सर इसकी कोई सिग्निफिकेंस तस्वर की जाती हो आलमी सतह पर भी, या कोई एक डेकोरम हो कि जिसको उन्होंने फॉलो किया हो और फिर वो वहां पर सिविल कपड़ों में मौजूद हो? क्या इसकी कोई अहमियत है तो किस हद तक? देखिए बहुत है, क्योंकि देखिए ऐसी जगह पे जब जाते हैं जहां पर एक आप सिविल सफारतकारी कर रहे हैं, मिलिट्री डिप्लोमेसी तो है ही, जी। लेकिन इस वक्त वो उस कैपेसिटी में जा रहे हैं एज ए ये इसको करने के लिए, इसलिए ज्यादा वो बात ये की गई है। और इस तरीके से वो वहां जब जाते हैं तो इसको ज्यादा एक्नॉलेज किया जाता है कि ही शुड बी इन द सिविल ड्रेस। अच्छा। और सब इकट्ठे नजर आए और बात करते नजर आए, बात नजर और क्लियर नजर आए कि क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी जो हमारे असेंबली के फ्लोर पे कहा कि पूरे पाकिस्तान के अवाम का शुक्रगुजार होना चाहिए फील्ड मार्शल का, जिस तरीके से उन्होंने दिन रात मेहनत करके और इसको पाए तक पहुंचाया। और इवन लास्ट डे भी जब ये आपने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक ट्वीट कर दिया जिससे हालात खराब हो गए, अगर आपको याद हो, then Iranian delegation were coming back, but then again he went, he talked to them, उनको रोका, सारा कंप्लीट एक इलामिया जारी कराए एंड देन उन्होंने इनको छोड़ा। तो he has done tremendous job मेरे ख्याल में। बिल्कुल इतनी आप देखेंगे इंडिया में सब मातम मचा हुआ था। हाँ, मैं आती हूँ, उस तरफ भी आती हूँ ब्रिगेडियर साहब, मैं उस तरफ भी आती हूँ। जरा वन बाय वन मैं कुछ पॉइंट्स को लेकर आगे बढ़ूंगी। राणा साहब, स्विट्जरलैंड में पहला राउंड कंप्लीट हो गया, डेफिनेट सी बात है। इसमें पाकिस्तान का रोल, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, वो हम सबको देखने को मिली। डिप्लोमेटिकली आप इसको कितना बड़ा ब्रेक थ्रू समझ रहे हैं? और दूसरा ये भी कि इस फोरम पर मौजूदगी के बाद, मेल मुलाकातों के बाद, जो ईरानी सदर हैं सर, उनका कल के रोज पाकिस्तान आना, जो उनका दौरा एक्सपेक्टेड है सर, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? आपके सवाल के दो जवाब हैं। जी। पहला जवाब ये कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में एक बात साबित कर दी कि हम दहशतगर्द मुल्क नहीं है, हम एक अमन पसंद मुल्क है। और हमने दुनिया का इस वक्त मौजूदा लम्हा मौजूद का जो सबसे बड़ा मसला था, हमने अपनी सिफारती कोशिशों से उसे हल कराया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो काम जो सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा नहीं कर सकी, वो पाकिस्तान ने करके दिखाया है। तो क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि हमने पूरी दुनिया की को एक बहुत बड़ी जंग से बचाया है, और इस पे जो हर पाकिस्तानी को फख्र करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मुज़ाकरात में सब अभी शुभ नहीं है। अच्छा। और ईरानी सदर का पाकिस्तान आना ये इस बात की अलामत है कि अभी बहुत सारे मसले हनूज मौजूद हैं। और जब तक ट्रंप है तब तक अगर आप ये उम्मीद रखें, और नेतन्याहू जब तक है कि ये उम्मीद रखें कि ये मुज़ाकरात स्मूथली हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता। और मुझे ऐसे लगता है कि संता सिंह बंता सिंह की जो जोड़ी है ट्रंप और नेतन्याहू की, वो इन मुज़ाकरात को सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे। ट्रंप ने कल भी किया, हाँ कल भी किया उसने, कल भी कुछ इसके ठीक है ना। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो अमेरिका में जेडी वेंस का जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि ट्रंप का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो नीचे गिर रहा है। वो अमेरिका की तारीख के चंद उन सदूर में से हैं जिन्हें नापसंद सबसे ज्यादा किया गया। जेडी वेंस अगर इस सिचुएशन के अंदर ये ईरान के साथ को मुआहदा करने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली अपकमिंग इलेक्शन में भी कैंडिडेट, वैसे तो वो ट्रंप तो होगा भी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईरान में जो रिजीम चेंज करने की ख्वाहिश रखने वाला ट्रंप था, उसकी अपनी रिजीम और नेतन्याहू की रिजीम चेंज होने जा रही है। और ये इंतखाबात, ये मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद अब मेरा ये यकीन है, आज जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपको अमेरिका में इम्पीचमेंट नजर आ जाएगी ट्रंप के खिलाफ। अच्छा। और नेतन्याहू के खिलाफ अदम एतमाद। नेतन्याहू के खिलाफ तो वैसे भी बहुत सारे मुकदमात वहाँ जेर समाअत हैं। तो 60 रोज वैसे भी मुकम्मल हो चुके होंगे इस मुहिदे के, और हाँ काफी सारी चीजें तो हैं तो ये आपको नजर आ जाएगा। बाकी पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि हमने एक नामुमकिन टास्क जो है ना अपनी मेहनत से करके दिखाया। सॉरी जफर साहब, राणा साहब ने ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है।
यूं कह लीजिए कि कुछ शुभात के हवाले से कि जैसे शायद अगर उन्हें कुछ रिजर्वेशंस हैं भी तो वो पाकिस्तान आएंगे और उस हवाले से वो जरूर बात करेंगे। और नेतन्याहू की नीयत के हवाले से भी उन्होंने बात की। नेतन्याहू के स्टेटमेंट का हवाला मैं आपको दे देती हूँ कि जो जनूबी लबनान है वहां पर सिक्योरिटी जोन पर कब्जा बरकरार रखने का जो है ना वो ऐलान कर दिया है नेतन्याहू ने। तो सर वहां वाली हरधर्मियां भी ताहाल बरकरार हैं, जबकि जो लेबनान इशू था वो भी इस मुआहदे की कहीं ना कहीं शिकों में मौजूद था कि वहां पर भी पीस लाया जाए। सॉलिड हफीज साहब, आप क्या फोर्स कर रहे हैं? देखिए, ये परसों से वाशिंगटन में लेबनान और इजराइल के दरमियान टॉक्स एक मरतबा फिर हो रही हैं जी। ये जो पोजीशन इजराइल ने अपनी बयान की है, ये टॉक से पहले इस तरह की स्ट्रॉन्ग गुफ्तगू की जाती है। अच्छा। डेफिनेटली जब उनकी दरमियान गुफ्तगू होगी, अमेरिका मौजूद होगा और ये यकीनन उनको ये याद दिलाएगा कि ये इस रीजन में अमन के लिए ज़रूरी है कि इजराइल इंसान के बच्चों का किरदार अदा करे। रही बात ये ट्रंप की इम्पीचमेंट की, ट्रंप की इम्पीचमेंट होगी तो प्रेसिडेंट बनते हैं जेडी वैंस, जो कि ये कहते हैं कि मैं 3 महीने में किसी और शख्स से दुनिया में शख्सियत से इतनी गुफ्तगू नहीं हुई जितनी बातचीत मैंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से की है। और जहां तक नेतन्याहू का ताल्लुक है, अक्टूबर में इजराइल में इलेक्शन होने जा रहे हैं और अगर इधर ट्रंप ना रहे तो उधर नेतन्याहू भी नहीं रहेंगे लाजमन। अब जहां तक ईरान के सदर के पाकिस्तान के दौरे का ताल्लुक है, मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने प्रेसिडेंट मसूद पेजान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी थी। यह दौरा उस दावत के जवाब में हो रहा है। अच्छा। यह पाकिस्तान से कोई वजाहत तलबी के लिए नहीं हो रहा। अच्छा। या पाकिस्तान से कोई गिला शिकवा करने के लिए नहीं हो रहा। जब वो पाकिस्तान आएंगे तो तमाम मौजूआत पर गुफ्तगू होगी, तमाम मामलात पर बातचीत होगी। उनमें मैं आपको यकीन दिलाता हूं और मुझे यकीन है कि उनमें पाकिस्तान के साथ तावन को बढ़ाने की बात होगी। ये पहला मौका होगा, ये पहली मर्तबा होगी कि ईरान के सदर किसी मुल्क के दौरे पर आएंगे जब ईरान के ऊपर पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं। ये पॉइंट हाँ जी, ये दौरा इस लिहाज से कितनी बड़ी अहमियत का हामिल है कि मौशी एतबार से, मैं यही अर्ज करना चाहता हूं, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल होने दे, मेरा जुमला मुकम्मल होने दे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन बन रही है, जो गैस पाइपलाइन तिश्ना तकमील थी, उसकी तकमील के ऊपर बात होगी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारत की जो राहें हैं वो कुशादा होंगी और ये इसके अलावा पाकिस्तान को ईरान के रास्ते से सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक रसाई भी हासिल होगी। इसके अलावा ईरान के अंदर तामीर नौ का काम अब शुरू होना है, जिसके लिए 14 नुकात में ये बात प्रोवाइड की गई है कि ईरान को 300 अरब डॉलर मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे ये इंतजाम हो रहा है, इंतजाम होगा। और जब इतनी बड़ी तामीर नौ का काम होगा तो उस कंस्ट्रक्शन में उसके लिए मटेरियल की भी ज़रूरत होगी, अफरादी कुव्वत की भी ज़रूरत होगी। अब जब पे ईरान के साथ इंडिया का मामला इतना बिगड़ गया है कि वो एक दूसरे को, मैं नहीं समझता एक दूसरे का अब एनीमोर वो एक इत्तेहादी होंगे, तो वो ये सारा ताउन पाकिस्तान से हासिल होगा। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ईरान के सदर के पाकिस्तान के दौरे के नतीजे में अच्छी बातें होंगी। ये जो इमशुब की बात हो रही थी, ये कोई इमशुब की बात नहीं होगी। ये आपको बहुत खैर सगाली से और खुशदिली की आपको खैर सगाली का ये दौरा मालूम हो रहा है। आखिरी एक जुमला खातून, एक आखिरी एक जुमला, ये जो कहा जा रहा है ना, ये पाकिस्तान के लिए खैर सगाली आई है, ये पाकिस्तान के लिए दुनिया में तारीफ हुई है। तो ये कुछ अफराद हैं जिनकी जिद्दोजहद का नतीजा है, जिनकी सोच का नतीजा है। उनमें से पहला नाम वो है जिसका नाम है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनके साथ साथ हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। आप पाकिस्तान को जो इज्जत मिली है, आप इन दोनों हजरात को ना उसे माइनस कर सकते हैं, ना इनके बगैर पाकिस्तान की इज्जत का जो जिक्र है मुकम्मल हो सकता है। ये मैं राणा साहब की खिदमत में नहायत अदब से करना चाहता हूँ। ठीक है जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। तो ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे कि ईरानी सदर के पाकिस्तान आने के पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में हम देख रहे हैं कि अब इक्तिसादी जो पाबंदियां हैं वो ईरान से हटाई जाएंगी, तो इसका बेनिफिशियरी पाकिस्तान किस हद तक हो सकता है। आफ्टर द ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक वंस अगेन। हारिस नवाज साहब, मुझे बताइएगा किस हद तक पाकिस्तान बेनिफिशियरी हो सकता है ईरान पर से हटाई जाने वाली इक्तिसादी पाबंदियों का और कितना फ्रूटफुल रहेगा ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान? देखें, ये एक नहायत इम्पोर्टेंट दौरा है। नॉट ओनली कि वो आएंगे, जाहिर है कि पाकिस्तान जाके इधर तशक्कुर भी करेंगे, शुक्रिया अदा भी करेंगे। पाकिस्तान ने आउटराइटली हर मौके पे ईरान का साथ दिया है, उनका मॉरली, डिप्लोमेटिकली। आप देख सकते हैं किस तरीके से ईरान एक बहुत अच्छी टर्म पे डील कर रहे हैं अमेरिका के साथ। आप ये देखें, अगर जो ही सैंक्शन उठते हैं, और आई एम श्योर कि वो पाकिस्तान ने पहले से ही एमओयू कुछ तैयार कर लिए होने चाहिए, बल्कि उससे, क्योंकि पहले डिसाइड हुआ कि 10 से 12 बिलियन डॉलर का हम अमेरिका ये ईरान से बिजनेस करेंगे। आप हमारी ये सिविल लीडरशिप से और हमारे कैबिनेट से वैसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ब्रिगेडियर साहब कि जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने एमओयूज जो हैं वो पहले से ही तैयार कर रखे होंगे? बिल्कुल, सेकंड ये बिल्कुल रखे होने चाहिए आई वुड से, लेकिन ये 10-12 बिलियन का तो मेरे ख्याल में एमओयू साइन हुआ है। नंबर 2, आप देखिए पाकिस्तान उनसे ऑयल और डीजल जो लेगा वहां से बलूचिस्तान के रास्ते, जब सैंक्शन खत्म हो जाएंगी, हम इनसे ये लोकल करेंसी में ले सकते हैं। लोकल करेंसी का मतलब ये है कि हम तकरीबन 14-15 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज जो हम इंपोर्ट करने में लगाते थे ऑयल पे, वो हमारा बचत हो जाएगी। तो गैस पाइपलाइन बिछी हुई है। गैस पाइपलाइन के आने से आप देखें कि हमें कितनी हमारी इंडस्ट्री को कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन होगी, हम वर्ल्ड की एक्सपोर्ट मार्केट मूवमेंट हिस्सा ले सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी बन सकती हैं। फिर उसके बाद उनका पूरा बिजनेस जो कंटेनर शिप्स आते हैं, वो अभी भी आपके सामने वो सारा लोड जो है वो कराची और गवादर पोर्ट पे गया, जो पूरे साल में बिजनेस आता था कराची पोर्ट पे और गवादर पोर्ट 2 महीने में पाकिस्तान को गया। सो इट विल गिव अ ट्रेमेंडस इकोनॉमिक बूस्ट। इसके लिए हमें अभी तैयारी चाहिए कि बिफोर द डे सैंक्शन ओपन, द नेक्स्ट डे वी शुड साइन अ डील, और उसके बाद इंशाल्लाह हमें ये बेनिफिट मिलने चाहिए। इसके साथ साथ ईरान, अब जाहिर है कि हमें और जो फायदा हुआ ये कि ईरान अब आपके सामने एक दुनिया को पता चल गया कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है, और ये पावर होने का पाकिस्तान को एक बहुत बेनिफिट है। हमारा नेबर, बिल्कुल एज ए नेबर कंट्री, अगर इंडिया, अगर जैसे इजराइल का प्लान था कि 7 दिन में ईरान पे कब्जा कर लेगा, आप सोचेंगे बलूचिस्तान में कहाँ आके वो हमारे साहब एक बड़ा सेंसिटिव पॉइंट जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आपको पता है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात जिस तरीके से पहले हुआ करते थे और ईरान बॉर्डर का भी इस्तेमाल किया जाता था, आपको लगता है मुस्तकबिल करीब में और इंशाल्लाह आने वाले मुस्तकबिल में अब इस किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी कोई खासी कमी आएगी? देखिए, वो बलूचिस्तान से पहले ही कम, ईरानी बॉर्डर जो 1100 किलोमीटर का है वो पहले ही कम हो गया। ठीक, The day Indians were kicked out from चाबहार, जी, जब उन्होंने मुताद के साथ मिलके और रॉक से मिलके उनके साइंटिस्ट और मिलिट्री को मरवा दिया, हाँ। तो अभी वहां से चले गए हैं। आप वहां से कोई इंडियन रॉक की ऑपरेशन वहां से नहीं है, नथिंग हैपनिंग फ्रॉम देयर, इट इज नॉट ओनली अफगानिस्तान साइड। सो हमारा एक साइड बिल्कुल सेफ हो गया, मुझे पहले ही मिल चुका है, और इंशाल्लाह जो ही हमारे ये 60 दिन के अंदर, 70 दिन के अंदर जो ही आपका ये एक इस्लामिक अकॉर्ड जो साइन होता है और सैंक्शन उठती हैं, आप सोच लें कि हमें कितना बेनिफिट होगा। आपको ये बड़ा वैसे मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि हमें कितना बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि एक बेनिफिट हमें हुआ तो है 74 से 75 रुपए का पेट्रोल की मद में, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है आवाम की एक्सपेक्टेशंस इससे कहीं ज्यादा हैं। अभी भी हुकूमत ने अपने लिए 70 से 75 रुपए का मार्जिन रखा हुआ है। साले जाफर साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो अमेरिका ईरान मुआहदा है, इसके बाद हम देख रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आ रही है। पेट्रोल के जो निर्ख है, माहिरीन ये कहते हैं कि वो मजीद गिरने का इम्कान है। सर, इसकी समरात पाकिस्तानी अवाम तक कैसे पहुंचेंगे? और फिर जैसे ब्रिगेडियर साहब अभी फरमा रहे थे कि उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत ने कुछ शानदार किस्म के एमओयूज जो हैं उनको पाइपलाइन में रखा हुआ होगा। अब ऐसी कैबिनेट से एक्सपेक्टेशंस रखना जो कि कहती है कि टावर कहीं भी उठाकर लगा दो और 5 करोड़ रुपए का आपको जुर्माना हो जाएगा। बार बार हमारा सवाल यही होता है कि देखिए, सिचुएशन जो भी हो, आप एक कामयाबी आपको मिल गई, कामयाबी को कैश करवाना भी तो बड़ा ही एक मुश्किल काम है ना, वो भी कोई इतना आसान काम नहीं है। सोले साहब, आप ज्यादा मायूस ना हो। सर, मैं मायूस नहीं हूं, मैं तो पूरी उम्मीद हूं। आज मैंने 15 लीटर पेट्रोल डलवाया अपनी गाड़ी में, मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई है। मैं अर्ज करता हूं
कि जो ही इक्तिसादी हालात बेहतर होंगे अच्छा। इंशाअल्लाह ताला सब चीज़ों की कीमतें जो हैं वो मामूल पर आएंगी। पेट्रोल की कीमत यकीनन इससे ज़्यादा उसमें तखफीफ होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत ने इससे पहले भी जब लोग ये तवक्को कर रहे थे कि 20 या 30 रुपए कम होगी, उन्होंने 74 रुपए कम की आपको खुशखबरी सुनाई, और अब भी उनका यही कहना है कि हम इसमें मजीद तखफीफ करेंगे। अच्छा। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ईरान ने पाकिस्तान से ये कमिट कर रखा है कि ईरान के सरहद से लेकर पाकिस्तान के अंदर महमूद कोट तक और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों तक जो पाइपलाइन है वो ईरान बिछा के देगा। अच्छा। ये ईरान ने पाकिस्तान से कमिटमेंट कर रखी है। उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट अगर आपने पढ़ी है तो मैं, आप अगर नहीं पढ़ी तो मैं अर्ज करूँ, उसके लिए मियाद 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर अंदर वो पाइपलाइन मुकम्मल हो जाएगी। ये गैस पाइप, ईरान तो गैस पाइपलाइन के हवाले से आप बात कर रहे हैं। जी हाँ। दूसरा ये है कि कंटेनर्स के जरिए से भी और शिप्स के जरिए से भी ऑयल ईरान से पाकिस्तान पहुंच सकता है। इंतहाई करीब है, फासला नहीं है, इसलिए उसमें भी बार बर्दारी के खराजात ज्यादा नहीं होंगे, और फिर उसका निर्ख वो होगा जो कि बैनुल अक़वामी मंडी में जो निर्ख हैं उससे कम होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान और ईरान की आपस की एक अंडरस्टैंडिंग है। और जहाँ तक आपने ये इस्तफसार आपने किया कि हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत कब कम होगी, हमारी वजारत ख़जाना ने, हमारे मनसूबाबंदी के लोगों ने, हमारे दफ्तर खारजा ने ईरानी सदर की आमद से पहले वो तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू होगी। अच्छा। और जिनके नतीजे में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान MOUs पे साइन होंगे और मुआहदों पे भी दस्तखत होंगे। पाकिस्तान और ईरान का मामला ऐसा नहीं है कि इनमें डील होनी है, ये मुआहदे दो भाइयों के दरमियान मुआहदा होगा। और आपको जहाँ तक आपने ये कहा ना जी कि अनसर्टेनिटी है और गैर यकीनीपन है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना जी, उनके होते हुए आप तवक्को कर सकते हैं वो किसी वक्त भी कोई तारपीडो कहीं इस्तेमाल कर देंगे। लेकिन चूंकि अब अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुआहदा हो चुका है, 14 नुकात तय हो चुके हैं, अब रोड मैप उसके लिए बन गया है, अब उसके लिए कमेटियां बन गई हैं, उसके ऊपर वर्किंग शुरू हो गई है। आज ही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने, उसने कहा है कि पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान टेक्निकल लेवल की टॉक्स जो है वो रिज्यूम हो चुकी हैं। देखिए, ईरान की क़यादत को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ कि आशूरा के दिनों में वो मुज़ाकरात के लिए आए। हाँ। इसका मतलब उनको अपने मुल्क से और अमन से, चैन से कितना लगाव है कि वो इसके बावजूद वहां पहुंचे। एब्सोल्युटली एग्री विद दिस। ये जो आपने लास्ट में जुमला कहा ना कि ये बड़े ही मुकद्दस दिन हैं हमारे तमाम ईरानी बहन भाइयों के लिए। एक एक लम्हा वो अपना क्या कहते हैं गिरियाजारी में, परहेजगारी में और इबादतों में गुजारते हैं। इसकी इबादत अपनी इबादत में गुजारते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये सारा मामला। राना साहब, सॉलिद जाफर साहब तो खासे पुरुमीद हैं, वो कह रहे हैं कि आप गू की कैफियत का शिकार ना हुए। ईरानी सदर के पाकिस्तान आने की देर है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली बहुत ही बेहतरीन एवेन्यूज जो हैं वो खुलने वाले हैं। और फिर इसके बाद जैसे हम लोग फील्ड मार्शल साहब की कामयाबी का भी जिक्र कर रहे थे, तो ये 74 रुपये पेट्रोल में कमी के बाद एक पॉपुलैरिटी में कहीं ना कहीं उस ग्राफ में प्राइम मिनिस्टर साहब की किसी हद तक तो इजाफा हुआ है। आप उसको कैसे देख रहे हैं? अच्छा देखें, ये जो एक हम ये कहते हैं ना कि जी ये मुकद्दस महीना ईरानियों के लिए बहुत अहम है, गिरियाजारी के लिए और इबादत के लिए, तो मेरा ख्याल ये जुमला ही मैं नहीं समझता कि मुनासिब है। अच्छा। ये जो महीना है ये तमाम मुसलमानों के लिए अहम है। सैयदना अली मुकाम इमाम हुसैन हम सब के हीरो और रहबर हैं, खाली ये ईरानियों के लिए नहीं है। उनका जो सबक था वो उम्मत मुस्लिमा के लिए है। तो मैं नहीं समझता कि हमें खाली ईरान पे ये रखना चाहिए। नहीं, उम्मत मुस्लिमा के लिए नहीं है, इंसानियत के लिए है भाईजान, इंसानियत के लिए। सॉरी सर, मैं इंसानियत के लिए। सॉरी सर, मैं भूल गया, मैंने आपको नहीं शामिल किया था, तो मैं इस पे शर्मिंदा हूँ। तो ये हाँ, तो इंसानियत के लिए है और खाली मुसलमानों के लिए नहीं है। मैं अपने जुमले दुरुस्त कर लेता हूँ। दूसरी बात ये है कि इस महीने में तो वैसे भी अमेरिका ईरान से जीत ही नहीं सकता। यही महीना तो है जिसमें यजीद को जलील किया जाता है। इसी महीने में तो यजीद के असल यजीदियत सामने आती है। सो इस महीने में तो आप समझ लें कि वो तो ढूंढ ढूंढ के यजीद तलाश कर रहे होते हैं। तो शुक्र है ट्रंप खुद नहीं आया, तो बच बचा हो गया। दूसरी बात यह कि देखें, हर चीज के पीछे अल्लाह की एक वो होती है
ये पेट्रोल महंगा होना पाकिस्तानी कौम के लिए एक बेहतरीन, मैं समझता हूँ कि एक मौका है। पट्टे मजबूत होंगे, पैदल चलेंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया, धक्का लगाते हुए ले जा रहे हैं, कंधे के पट्टे मजबूत होंगे। 2-2, 3-3 बच्चे मोटरसाइकिल पे बैठे, उन्हें घसीट के ले जा रहे हैं, आपका स्टेमिना बेहतर होगा। हुकूमत एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे काम कर रही है जिसमें आवाम की सेहत, उनके पट्टे मजबूत करना शामिल है। वरना अगर आप लेवी निकाल देना इस पेट्रोल में से आज भी, तो ये पेट्रोल आपको मिल जाएगा 250 रुपए का, और अगर ओरिजिनल कीमत पे चले जाएं तो ये 125 रुपए का आपको पेट्रोल मिल जाएगा। लेकिन हुकूमत चूंकि लॉन्ग टर्म पॉलिसी रखती है कि यार मेरी आवाम मजबूत हो, इनके अंदर असाब शिकन अवाम होनी चाहिए, इसलिए फिर ये एक साल में तकरीबन $10 बिलियन की लेवी पाकिस्तानी कौम की जेब से निकालते हैं। जब पेट्रोल मार्केट में महंगा होता है तो उसी रात पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो जाता है, लेकिन जब आलमी मार्केट में पेट्रोल 74 रुपए का होता है तो फिर हम कहते हैं कि साले जाफर साहब जैसे अजीम तर्जुमान कि अच्छा वक्त आएगा, आप वक्त क्यों करें, आप डिसहार्ड ना हो, बेहतर वक्त आएगा। और भाईजान जब पेट्रोल मार्केट में महंगा होता है तो उसी दिन पाकिस्तान पे बुरा वक्त आ जाता है, और जब आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता होता है तो फिर असी सानू कहते हो तुसी वेट करो, अच्छा वक्त आएगा, जरूर बहुत यूं होगा। हमें आपने लारों पे लगाया हुआ है। तो जिस हुकूमत के पास यार विजन ही ना हो, और आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज के नाम पे इंटरनेशनल इदारों ने पाकिस्तान से कहा कि जी आप हमें प्लान बना के दें, पैसे पड़े हुए आपके, हम आज तक वो प्लान नहीं बना के दे सके। आप एमओयू की बात कर रही है कि एमओयू को चंगा जैसा कड्डो फाइलों के विचों ते कट के को पाइजन है को 2-2.5 अरब एमओयू हमारे पास पड़े हुए, उनमें से एक निकाल के आगे पकड़ा दो, लो जी भाईजान ये हमारे पास एमओयू है। एमओयू से काम नहीं चलेगा, अब आपको जमीन पे प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाना होगा। चलें ठीक है, लेट्स सी कि गवर्नमेंट के पास क्या स्ट्रेटेजी है सारी सूरत हाल को पाकिस्तान के लिए, इकोनॉमी के लिए कैश करवाने के लिए। ब्रेक लेते नाज़रीन, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, कल जब कौमी असम्बली में बजट के हवाले से ऑपोजिशन की भी तकारीर चल रही थी, बैरिस्टर गौहर साहब ने एक इसरार किया जिसे स्पीकर कौमी असम्बली ने मान लिया। उन्होंने कहा कि जी आप हमारी जो तकारीर हैं वो टीवी पर या सरकारी मीडिया पर नशर नहीं होने देते, जिसके ऊपर स्पीकर आया सादिक साहब ने भी कहा कि भाई आप कोशिश कीजिए करें कि आप ना तो अदले के हवाले से कुछ नामुनासिब रिमार्क्स का इस्तेमाल करें और ना ही हमारी डिफेंस पॉलिसी के हवाले से, तो ये हम आपकी तकारीर जो है वो जरूर नशर होने देंगे। जिसके बाद एक ऐसे लगता है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शायद कहीं ना कहीं कोई बेहतरी का रास्ता निकल सकता है। और इससे पहले भी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी दावत दी है दोबारा से मुज़ाकरात की। सौले जाफर साहब, आपको क्या लगता है कोई बेहतरी का रास्ता हमवार होता हुआ आपको नजर आ रहा है जिस किस्म की कॉन्वर्सेशन या जिस किस्म की गुफ्तगू आपस में चल रही है? और फिर दूसरा ये भी कि अब तो केपी की गवर्नमेंट ने अपना बजट भी पेश कर दिया, वो वाले मामलात भी सॉर्ट आउट हो चुके हैं। देखिए जी, जब से शहबाज शरीफ साहब ने वजारत उज़्मा संभाली है जी, और उनकी मौजूदगी में अपोजिशन के लिए बेहतरीन मौका है कि वो सुलह कुल आदमी है, वो किसी के साथ कन्फ्रंटेशन को पसंद नहीं करते। तो उन्होंने तो पहले दिन से इनसे कहा था कि आइए बैठकर बात करें, आप हमसे मकालमा करें, बातचीत करें, आपके जो मसाइल हैं हम उनको लुक इनटू करेंगे। उनकी जवाबन जो एजेंडा उनकी तरफ से दिया जाता है वो सियासत में फिट नहीं बैठता, वो सियासी एजेंडा नहीं है, वो जिद्दबाजी है, वो एक कल्ट की परवरिश है, वो एक कल्ट को उन्होंने सर पे बैठाया हुआ है। वो कहते हैं जी सबसे पहले आप हमारे देवता को, आप हमारे वो जो हमारे जो बुत एक हमने तैयार किया हुआ है, हमारे उस बुत को पहले हमारे सामने लाएं और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। इस तरह सियासी गुफ्तगू नहीं होती। अब देखिए ना, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जब वहाँ से उन्होंने उनको वहाँ डिस्क्वालीफाई किया तो उसके बाद उन्होंने एक नई गवर्नमेंट बना दी। उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया कि जी नवाज शरीफ साहब को बहाल करे, नवाज शरीफ साहब करे। वो अदालतों में अपनी जंग लड़ते रहे और आज अल्लाह ताला के फजल करम से उनका भाई मुल्क का वज़ीर आज़म है, उनकी बेटी पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, गवर्नमेंट उनकी है। तो इसकी बजाय कि आप इस तवक्को के ऊपर सियासत भी लगे हुए ना सौले जाफर साहब, अदालतों में तो केसेस इनके भी लगे हुए हैं। ऐसे तो नहीं कहा जा सकता कि अदालतों से इन्होंने केसेस अपने उठा लिए हैं या कुछ और मामलात हैं। ये अगर इन्होंने अपोजिशन ने हुकूमत के साथ मामला राय करनी है, मुल्क का मफाद अजीज है,
कानून साजी में, बजट में, जो दूसरे मामला पार्लियामेंट में ज़ेर गौर ज़ेर बहस आते हैं, आप उनके ऊपर बातचीत करने के लिए आगे आएँ। वज़ीर आज़म तो 5 मरतबा उनसे कह चुके हैं, ये जो परसों तरसों उनका मुसाफा हुआ था, ये पहली मरतबा नहीं था, ये 5वीं मरतबा कह चुके हैं 2 साल में। आप आए, आपके साथ गुफ्तगू कर, उन्होंने कमेटियां तक बना दी, उन्होंने लोगों की जिम्मेदारियां लगाई, वो लोग इनसे मिलते रहे। अब आप अंदाजा करें कि जिद किस बात की है जी। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के चैम्बर में आए, वज़ीर आज़म जो है वो खुद चलकर आए हमारे पास। और भाई वज़ीर आज़म है, उसी पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म का चैम्बर है, उसी पार्लियामेंट हाउस में लीडर ऑफ अपोजिशन का चैम्बर है। और लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए प्राइम मिनिस्टर के चैम्बर में जाना कोई एहानत अमेज बात नहीं है, ये इसमें इज्जत है। आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के चैम्बर में जा रहे हैं, वो खुदा न खासा सरहद पार नहीं कर रहे। तो ये उनकी जहन से जो एक अजीब तरह की एक उनके जहन का खिलजान है, इसको निकलना चाहिए। इनको चाहिए कि हुकूमत को हुकूमत माने, जिस तरह गवर्नमेंट अपोजिशन को अपोजिशन मानती है, तो जिस तरीके से मामला दुरुस्त हो सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने अपनी जिद्दबाजी से अपना किनारा कशी इख्तियार ना की, तो मैं नहीं समझता कि इनके दरमियान कोई फायदा बख्श मुज़ाकरात हो सकेंगे। आफ्टर ऑल ये देखिए, बजट भी तो मंजूर हो ही गए हैं ना, बजट तैयार हो ही गए हैं ना। आपको 3-4 दिन में चारों सूबों का बजट, फेडरल गवर्नमेंट भी का बजट जो है, ये भी आपको मंजूर होता दिखाई देगा। केपीके का बजट, साले जाफर साहब आप ठीक है, आपने दुरुस्त बात की। राना साहब, केपीके की गवर्नमेंट तो कह चुकी थी कि हम 3 माह का बजट देंगे, फिर अचानक उन्होंने अपने फैसले से ही मुंह मोड़ लिया और अब सालाना बजट पेश किया, जो कि अच्छी बात है, केपी गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए था। लेकिन फिर ऐसा कहते ही क्यों है जब करना नहीं होता? तो अफरीदी साहब पहले भी बहुत सारी बातें कर चुके हैं। मीनवाइल ऊपर से अली बीन गंडापुर साहब, वो जब सामने नमूदार हुए हैं, तो वो तो अपने बजट के हवाले से, अपने वसाइल की तकसीम के हवाले से सर वो एक अलग लाइन पर चलते हुए नजर आए। अच्छा देखें, एक तो अगर अपोजिशन ने अपनी तकरीर टीवी पे पूरी सुनवानी है, तो उनको एक बेहतरीन मशवरा है कि अपनी तकरीर ना साले जाफर साहब से लिखवाया करें। ठीक है, एक लफ्ज कट जाए तो मुझे पकड़ लीजिएगा। ऐसी शानदार मदसराई होगी कि हुकूमत उसको खुद फोन करेगी अखबारात को कि इसकी लीड लगा दो। तो ये उन्हें चाहिए कि मेरे प्यारे भाई साले जाफर साहब से राब्ता करें। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए गंडापुर की तरफ, तो गंडापुर एक ऐसी क्या नाम है मुतलका है जो तलाक के बाद भी अपने शोहर में कीड़े निकालती रहती है। ठीक है ना भाई, तेरा खत्म हो गया काम, आप अपने पूर्व माजी के ऐबों पे माफी मांगो। आप जो आज उन्हें आप बता रहे हो, तुमने अपने दौर में क्यों नहीं किया? आज तुम जो कह रहे हो कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, तो अपने दौर में कर लेते। आज तुम जो बता रहे हो, लेकिन कल उन्होंने एक काम पते की भी की है। वो क्या? उन्होंने कहा कि जी केपीके के जो अपोजिशन अरकान है ना, आप इन्हें तरक्याती बजट ना दें, क्योंकि विफाक में और पंजाब में अपोजिशन के जो अरकान है उन्हें पैसे नहीं दिए जाते तरक्याती बजट के। अच्छा। तो वो हिसाब आप इधर भी पूरा कर दें। मेरा ख्याल है ये बात हाईलाइट नहीं होगी, क्योंकि ये बात जरा थोड़ी सी पैड़ी है ना, तो इस पे नहीं होगी, खाली उनकी इन बातों पे होगी। गलत बात की उन्होंने। नहीं, यहाँ प्रोजेक्ट सबको मिल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट सबको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, पंजाब का मुझे इल्म नहीं है। ठीक है सर, तर्जुमान साहब थैंक यू, मुझे नहीं पता था। मैं आप तर्जुमानी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने फौरन। मैं तर्जुमान नहीं हूँ जी, मैं फेडरल इस्लामाबाद में बैठता हूँ। अच्छा, मैं पार्लियामेंट हाउस कवर करता हूँ, इसलिए मुझे पता है। अच्छा सर, ठीक है, मुझे नहीं पता था। वो ठीक है, आप मुझे जो मुद्दे कहते हैं, आप मुझे नहीं पता था आप पार्लियामेंट हाउस में बैठते, नहीं तो मैं शायद ऐसी बात ना कहता। तो बाकी बात ये है जी, मैं एहतियात करूंगा, मुझे पता नहीं तो आप मुझे एहतियात करवा देंगे, बड़े लंबे आते हैं आपके। अहमद फराज का एक शेर है कि तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं है हाथ मिलाने वाला। ठीक है ना, आप हाथ मिलाने को दोस्ती समझ रही। एक तरफ आप हाथ मिला रहे होते हैं, दूसरे दिन आप इमरान की बहनों पे पानी फेंक रहे होते हैं। एक तरफ आप हाथ मिला रहे होते हैं, दूसरे दिन आप जनाब अपोजिशन अरकानों पे कई सालों के सजाएं हो रही होती हैं। एक तरफ आप हाथ मिला रहे होते हैं और दूसरी तरफ जनाब अली पकड़ धकड़ की इंतहा होती है। भाई ऐसे नहीं होता, आपको अपने अमल से साबित करना होता है कि आप कितने मुखलिस हैं, कितने मुखलिस हैं। अब देखें ना, मुझे बोलने नहीं देंगे, पहले मेरा माइक खराब करवाते हैं ये जान के, जो कानून की खिलाफवर्जी जब मैं बोलता हूं तो मुझे बोलने नहीं देते। कानून की खिलाफवर्जी तब नहीं होती थी जब जेल में जाके 100 लोग नवाज शरीफ साहब से मिलते थे।
या कानून की खिलाफ वर्जी जब नहीं होती थी, जब मोहतरमा मरियम साहिबा नवाज शरीफ अदालत के बाहर जाके हमले करो, नवाज शरीफ कभी नहीं कहते थे कि जाके फौजी इंस्टॉलेशन को तबाह कर दो। नवाज शरीफ ऐसी बात नहीं करते थे। वो सुप्रीम कोर्ट का तो कहते थे ना, अपनी गुफ्तगू किया, सुप्रीम कोर्ट का तो कहते थे ना कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दो, सुप्रीम कोर्ट का तो कहते थे ना। और मेरे लिए तो सुन लेना यार, सुन ले भाई, सुन ले, मेरे लिए जितना जिना हाउस मुकद्दस है उतना ही सुप्रीम कोर्ट मुकद्दस है। मैं लानत भेजता हूं जिन्होंने जिना हाउस पे हमला किया, और मैं लानत भेजता हूं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। मैं लानत भेजता हूं जिन्होंने हमारे हीरोज की तौहीन की, जो जलसों के अंदर ये कहते हैं ना कि बंदियाल दुम दबा के भाग गया। वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो जलसों के अंदर ये कहते हैं ना कि ये जज करप्ट है, ये बदतरीन जज है, उन्हें नहीं कहना चाहिए। अच्छा, तुम्हारी वाली जज नहीं, जज वो होना चाहिए जो फोन करके जज वो होना चाहिए जो फोन करके कहे कि भाईजान 10 साल की सजा दूं कि 12 साल की। मेरा ख्याल है कि आप अल्लाह ना करे कि आपको कभी उन जजों का सामना करना पड़े, तो खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा, यानी जो केस आते हैं वो बोगस हैं तो खत्म हो जाना चाहिए। यार क्या दामन पे कोई छीट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो के करामात करो। वाह वाह साले जाफर साहब, यकीन करें आपका इकबाल है भी नहीं बुलंद करना है। शोर राना साहब वैसे रखिएगा, हाँ, बस मैं ये कह रहा हूँ क्या अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सर पीटीआई की? पीटीआई की क्या, उनके पास कुछ नहीं है करने को। मतलब उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? उनके पास है ही नहीं कुछ करने को जो वो स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ना वो ना मुजाहरे कर सकते हैं, ना पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, ना वो कुछ कर सकते हैं। मैं नहीं दे रहा इजाजत, वो सिर्फ एक काम कर सकते हैं, साले जाफर साहब से तकरीर लिखवाए। उनकी स्ट्रेटजी क्या? साले जाफर साहब से तकरीर लिखवाए और पार्लियामेंट में जाके वो तकरीरें कर दे। साले जाफर ऐसी तकरीर लिख के देंगे कि बल्ले बल्ले हो जाएगी उनके पास, बस यही और कुछ नहीं है। आपको तो पीटीआई को मशवरा आ गया, आप कह दीजिए मैं बिल्कुल करें, कह दीजिए वो तकरीरें जरूर करे, मुल्क के फायदे के लिए तकरीर करे, मुल्क की फौज के खिलाफ बात ना करे, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात ना करे, जजों के खिलाफ बात ना करे, क्योंकि ये आइन की पाबंदी है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। अगर कोई फौज के खिलाफ बात करता है या जजों के खिलाफ बात करता है तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है। जी, जजों के खिलाफ जो बात करता है या बात करता है, इन सब पर पाबंदी लगनी चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।